हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगीता इस पाठशाला में। मैं संगीता मोदक हमेशा की तरह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ संगीता इस पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 यानी कि द थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन उसका पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 एंड 2 हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। आपको अगर कोई भी उसमें डिफ़िकल्टीज़ हो तो प्लीज़ आप ऊपर आई बटन पे चेक कर सकते हैं और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक दिया हुआ है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग पार्ट 4। आज जो हम पहली टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है एक फर्म का पूर्ति वक्र यानी कि सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म। तो आइए देखते हैं कि ये हमें इसमें क्या देखना है। तो एक फर्म की पूर्ति यानी कि सप्लाई वह मात्रा है जो वह एक दी गई कीमत, प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन कारकों की कीमतों पर बेचे जाने का निर्णय लेती है। ठीक है, एक तालिका जो विभिन्न कीमतों पर प्रौद्योगिकी तथा कारकों की कीमतें अपरिवर्तित रहने पर एक फर्म की बेचे जाने वाली मात्राओं का विवरण देती है, उसे हम पूर्ति सरणी कहते हैं यानी कि सप्लाई टेबल कहते हैं। हम इसे ग्राफ पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं जिसे हम पूर्ति वक्र कहते हैं यानी कि सप्लाई कर्व हम कहते हैं, जहाँ पे हम क्या करते हैं इन चीज़ों को दर्शाते हैं यानी कि दी गई कीमतों पे जो है हमारी कितनी मात्रा होने वाली है पूर्ति की, जिसे हम दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ति वक्र कहते हैं यानी कि सप्लाई कर्व कहते हैं। तो अब देखिए, एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र यानी कि शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म, हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि हम लोग को शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में पढ़ना होता है यानी कि अल्पकालीन और दीर्घकाल में पढ़ना होता है किसी भी फर्म के जो है कॉन्सेप्ट को। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है जो पूर्ति वक्र है उसे हम लोग जो है अभी अल्पकाल पूर्ति वक्र देख रहे हैं। उसमें जो है किस तरीके का फॉर्म का जो होता है आपका बिहेवियर रहता है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, रेखा चित्र 4.7 में एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे कि एक्स एक्सिस पे हम लोग देख रहे हैं निर्गत को दिखा रहा है यानी कि आउटपुट को, और वाई एक्सिस पे हमारा कीमत और लागत को दिखा रहा है यानी कि कॉस्ट एंड प्राइस को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अल्पकालीन पूर्ति वक्र व्युत्पन्न करते हैं, इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, जो अल्पकालीन पूर्ति वक्र है उसे हम जो है दो भागों में विभाजित करेंगे और समझेंगे। प्रथम, हम फर्म के निर्गत स्तर का लाभ अधिकतमीकरण यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, लाभ अधिकतमीकरण निर्धारण करते हैं, जबकि बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्तित लागत से अधिक अथवा उसके बराबर हो। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम लोग जो है आपका प्रॉफिट जो मैक्सिमाइजेशन को डिटरमाइन करते हैं जब क्या रहता है, बाजार कीमत जो है आपका मार्केट प्राइस जो होता है वो मिनिमम रहता है, औसत परिवर्ती लागत से अधिक अथवा उसके बराबर होती है। ठीक है, तो जो एवरेज हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होता है, बाजार कीमत के बराबर हो या फिर उससे अधिक हो। तो प्रथम ये हो गया। दूसरा जो है हम लोग लाभ जो अधिकतमीकरण निर्धारण यानी कि जो है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डिटर्मिनेशन करते हैं, डिटरमाइन करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ हो रहा है, जबकि बाजार कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम हो, यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो हमारा मिनिमम हो, न्यूनतम हो, और जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है यानी कि औसत परिवर्ती लागत है वो उससे कम हो। ठीक है, ये दो हम लोगों को सिचुएशंस को पढ़ना है यानी कि दो स्थिति हो गई, कंडीशंस हो गए, इन दो कंडीशंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पहले कंडीशन को देखते हैं। तो पहला कंडीशन क्या हो गया, कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से अधिक अथवा उसके बराबर, यानी कि प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम एबीसी। जो मार्केट प्राइस होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा आपका जो न्यूनतम हमारा यानी मिनिमम एबीसी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, उसके। तो देखते हैं इस स्थिति को, इस ग्राफ को देखिए आप। इस ग्राफ में एज यूजुअल हम लोग देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारा आउटपुट यानी निर्गत है और वाई एक्सिस पे कीमत लागत है यानी कि प्राइस एंड कॉस्ट है आपका। ठीक है, तो देखते हैं, मान लीजिए कि बाजार कीमत P1 है, हम लोग देख पा रहे हैं P1 को हम लोगों ने दर्शाया हुआ है। P1 है जो कि पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से अधिक है। ये क्या है आपका, न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से अधिक है। हम P1 को अल्पकालीन कीमत वक्र के बढ़ते भाग की बराबरी से शुरुआत करते हैं।
इसमें हमें निर्गत स्तर Q1 प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग अगर देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस पे हमें जो है इसमें जो आउटपुट है वो कितना प्राप्त हो रहा है, Q1 प्राप्त हो रहा है। क्यों Q1 प्राप्त हो रहा है? क्योंकि देखिए हमारा जो प्राइस लाइन है वहाँ पे जो है हमारा अल्पकालीन सीमांत लागत यानी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या किया है, MC जो है वो कट किया है कहाँ पे, आपका Q1 पॉइंट पे, P1 जो प्राइस लाइन है वहाँ पे कट किया है हमारा जो है शॉर्ट रन SMC कट किया है। ठीक है, तो ये दोनों जहाँ पे कट करती है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये निर्धारित करते हैं कि कितना आपका जो होगा क्वांटिटी प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वांटिटी क्या हो रहा है, आपका Q1 प्राप्त हो रहा है। ये भी ध्यान दें कि Q1 पर औसत परिवर्ती लागत बाजार कीमत P1 से अधिक नहीं है। इस प्रकार खंड 3 में चर्चित तीनों शर्त यानी कि जो हम लोगों ने तीनों शर्त यहाँ पे कही थी, जो प्राइस लाइन को नीचे से MC काटनी चाहिए, उसके बाद आपका जो भी हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़े थे वो तीनों क्या है, शर्त यहाँ पे पूरी हो रही है। अतः जब बाजार कीमत P1 है तो फर्म का अल्पकाल में निर्गत स्तर Q1 के बराबर है, यानी कि जब P1 प्राइस है तो हमारा क्वांटिटी क्या हो रहा है, Q1 है। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन था। पहला कंडीशन यानी पहला स्थिति क्या हो गया हमारा, प्राइस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम ऑफ ABC, यानी कि कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से अधिक अथवा बराबर होने चाहिए। तो हम लोगों ने इस कंडीशन में देख लिया कि प्राइस क्या होगा और क्वांटिटी क्या होगा हमारा प्रोडक्शन। तो आइए अब देखते हैं जरा हम लोग स्थिति 2, कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम, यानी कि प्राइस इज लेस देन द मिनिमम ABC, यानी कि प्राइस जो है वो होगा कम होगा और हमारा जो मिनिमम ABC से। ठीक है, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि औसत परिवर्ती लागत से। तो फिर से आप ये डायग्राम को देख रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए बाजार कीमत जो है P2 है, हम लोग क्या हो गया, कीमत जो है वो घट गई है, देखिए अब P2 पे आ गई है। ठीक है, जो कि न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम है। हम लोग देख पा रहे हैं न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत देखिए उसके ऊपर है ना। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि जो औसत परिवर्ती लागत थी क्या थी, उसके नीचे थी। देखिए P से नीचे है वो और MC से भी नीचे है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो प्राइस है उसके ऊपर है आपका औसत परिवर्ती लागत। ठीक है, तो हमने तर्क दिया है कि यदि एक लाभ अधिकतमीकरण फर्म अल्पकाल में एक सकारात्मक निर्गत का उत्पादन करती है तो उस निर्गत स्तर पर बाजार कीमत P2 औसत परिवर्ती लागत यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अधिक अथवा बराबर होनी चाहिए। किंतु रेखाचित्र 4.7 में हम देखते हैं कि सभी सकारात्मक निर्गत स्तरों पर औसत परिवर्ती लागत स्पष्ट रूप से P2 से अधिक है। आप देख ही पा रहे हैं कि P2 से जितने भी आपके सकारात्मक निर्गत स्तर पर जो औसत परिवर्ती लागत है वो सब क्या है, आपका ज़्यादा है, अधिक है। दूसरे शब्दों में यह संभव नहीं है कि फर्म एक सकारात्मक निर्गत की पूर्ति करे, यानी कि कोई सप्लाई करे, पॉजिटिव जो है आउटपुट की सप्लाई करे। ठीक है, अतः यदि बाजार कीमत P2 है तो फर्म शून्य निर्गत का उत्पादन करेगी। अगर यानी कि बाजार कीमत P2 है, इस कीमत पे जो है कोई सप्लाई नहीं होगी, शून्य सप्लाई होगी, यानी कि इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्राइस इज लेस देन द मिनिमम ABC, यानी कि कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम हो तो यहाँ पे हम लोग कोई उत्पादन नहीं करेंगे, उत्पादन क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है तीनों शर्तें जो हैं आपका फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ना ही देखिए प्राइस लाइन पे MC कट कर रहा है, ना औसत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारी जो है तीनों शर्तें पूरी नहीं हो रही है। इसी कारण यहाँ पे जो निर्गत है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने देखा कि एवरेज जो हमारा शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है उसका दो सिचुएशन। चलिए इसको ज़रा सा एक और एक्सटेंड करते हैं। अब देखिए उसी में हमने कहा कि वहाँ पे हम लोग जो है प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो प्रोडक्शन कहाँ कर पाएंगे हम लोग। तो देखिए स्थिति 1 तथा 2 को मिलाकर हम एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से ऊपर अल्पकालीन कीमत वक्र का बढ़ता हुआ भाग होता है तथा न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत से कम सभी कीमतों पर निर्गत शून्य होता है। रेखाचित्र 4.8 में फर्म के अल्पकालीन पूर्ति वक्र को मोटी रेखा से दर्शाया गया है। जैसे हम देख पा रहे हैं अल्पकालीन जो आपका पूर्ति वक्र है उसे हम किससे दिखा रहे हैं, आपका एक मोटी रेखा से दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इसको। तो आशा करती हूँ कि ये भाग आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे हम लोग देखेंगे एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र, यानी कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म। जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, एज यूजुअल हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे निर्गत यानी आउटपुट है और वाई एक्सिस पे कीमत या लागत है। तो देखिए रेखा चित्र 4.9 को देखते हैं तथा फर्म के दीर्घकालीन पूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति करते हैं। हम अल्पकालीन स्थिति की भांति हम इस व्युत्पत्ति को भी दो भागों में विभाजित करेंगे। इसके भी दो कंडीशंस बनेंगे। तो भाई पहला कंडीशंस क्या है? तो पहला कंडीशन है कि पहले हम फर्म के निर्गत स्तर यानी कि आउटपुट लेवल का लाभ अधिकतमीकरण निर्गत स्तर जो है निर्धारित करेंगे। हम लोग जो है निर्गत स्तर पे यानी कि आउटपुट लेवल पे हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है डिटरमाइन करेंगे। क्या आउटपुट होने वाला है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ होने वाला है, किस आउटपुट पे, किस निर्गत स्तर पे, जब बाजार कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन अवस्था में हो, औसत लागत से अधिक अथवा उसके बराबर हो। पहले क्या बोल रहा है कि कहाँ होने वाला है आपका जो है लाभ अधिकतमीकरण निर्गत स्तर पे, जहाँ पे आपका बाजार कीमत न्यूनतम हो यानी कि मार्केट प्राइस कम हो और औसत लागत से अधिक अथवा उसके बराबर हो, यानी कि एवरेज कॉस्ट से अधिक हो या उसके बराबर हो। देखिए वहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को देख रहे थे हम लोग शॉर्ट रन में, यहाँ पे हम लोग एवरेज कॉस्ट को देखेंगे। मैंने पिछले क्लास में इन सब बातों पे चर्चा की थी, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब बाजार कीमत न्यूनतम होता है यानी कि प्राइस जो मार्केट प्राइस है वो मिनिमम होती है और औसत लागत से अधिक अथवा उसके बराबर होती है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो हमें कहता है कि हम फर्म के निर्गत स्तर का लाभ अधिकतमीकरण निर्धारण करेंगे जब बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम हो। ठीक है, दोनों चीज़ों को देखेंगे, एक बार कह रहे हैं अधिक, एक बार कह रहे हैं कम। ठीक है, तो चलिए पहले कंडीशन को देखते हैं हम लोग। तो पहला कंडीशन क्या कहता है कि कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक अथवा बराबर हो, यानी कि प्राइस ग्रेटर देन और इक्वल टू द मिनिमम LRAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो डायग्राम को देख पा रहे हैं आप, तो आइए देखते हैं ज़रा। अब मान लीजिए बाजार कीमत P1 है जो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक है। ठीक है, हम लोग P1 प्राइस को मान रहे हैं। आप ग्राफ में देखिए, जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत यानी कि जो हमारा मिनिमम जो लॉन्ग रन है और एवरेज कॉस्ट है उससे अधिक है। P1 पर बराबर करके दीर्घकालीन सीमांत लागत जो है आपका के साथ दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र के बढ़ते हुए भाग को करने से हमें निर्गत स्तर जो है Q1 प्राप्त होता है। ठीक है, हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारा जो सीमांत लागत है वो क्या है आपका, डायग्राम आप देख पा रहे हैं, P1 हम लोग देख रहे हैं और दीर्घकालीन औसत लागत को भी हम लोगों ने दर्शाया है। अब क्या कह रहे हैं कि ये भी ध्यान दीजिए कि Q1 पर दीर्घकालीन औसत लागत बाजार कीमत P1 से अधिक नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो है आपका Q1 पर दीर्घकालीन औसत लागत दिख रहा है आपको, वो है कि आपका P1 से अधिक नहीं होता है। अतः सभी तीनों शर्तें जो है इस खंड पे भी जो है प्रकाश डाला गया है, यानी कि सारे तीनों जो शर्त है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। एक तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे है, मार्जिनल कॉस्ट जो है जहाँ पे आपका प्राइस है वो कट कर रही है, और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि Q1 पर संतुष्ट होती है। हम लोग Q1 पे सारे जो शर्त है वो संतुष्ट करते हैं। अतः जब बाजार कीमत P1 है तो फर्म दीर्घकाल में Q1 के बराबर निर्गत की पूर्ति करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीनों शर्तें जो है वो आपका फुलफिल हो रहा है। ठीक है, अब आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि कीमत न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम, यानी कि प्राइस लेस देन द मिनिमम LRAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो मान लीजिए बाजार कीमत P2 है। अब बाजार कीमत कहाँ है, P2 नीचे आ गई, प्राइस गिर गई, जो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत से कम है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो दीर्घकालीन औसत लागत है यानी कि आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है उससे कम है P2। पहला कंडीशन यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि जो है आपका P जो है प्राइस जो है वो हमेशा जो है एवरेज कॉस्ट से बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए लॉन्ग रन में। तो हमने तर्क दिया है कि यदि एक लाभ अधिकतमीकरण फर्म दीर्घकाल स्थिति में एक सकारात्मक निर्गत का उत्पादन करती है तो बाजार कीमत P2 से निर्गत स्तर पर दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक अथवा उसके बराबर होनी चाहिए, या तो उसके बराबर होनी चाहिए या तो फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। परंतु चित्र रेखा 4.9 में देखिए कि सभी सकारात्मक निर्गत स्तर के लिए दीर्घकालीन औसत लागत P2 से स्पष्ट अधिक है। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह स्थिति संभव नहीं है
कि एक फर्म सकारात्मक निर्गत की पूर्ति करे। अतः जब बाजार कीमत P2 है तो फर्म शून्य निर्गत का उत्पादन करती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी उत्पादन नहीं होगा, यानी कि दोनों कंडीशंस, अगर हम शॉर्ट रन में भी दूसरा कंडीशन देखें वहाँ पे भी कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, और अगर हम देखते हैं कंडीशन 2 इन द लॉन्ग रन तो वहाँ पे भी कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, शून्य होगा, यानी कि 0 होगा उत्पादन। अब देखते हैं ज़रा सा आगे। अब हम लोग जानेंगे कि उत्पादन बंदी बिंदु किसे कहते हैं, यानी कि द शट डाउन पॉइंट हम किसे कहते हैं। तो जैसे कि आप अपने डायग्राम में देख पा रहे हैं, ग्राफ में देख पा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे निर्गत यानी आउटपुट को हम लोगों ने दर्शाया है, और वाई एक्सिस पे कीमत और लागत को दर्शाया है, यानी कि प्राइस एंड कॉस्ट को दर्शाया है। ठीक है, देखिए इसके पूर्व पूर्ति वक्र ज्ञात करते समय हमने यह विवेचना की थी कि अल्पकाल में फर्म तब तक उत्पादन जारी रखती है जब तक कीमत न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत की तुलना में अधिक अथवा उसके बराबर होती है। हमने ये कहा था कि प्राइस जो है वो जो है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से शॉर्ट रन की स्थिति में ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हम पूर्ति वक्र पर जब नीचे की ओर चलते हैं तो अंतिम कीमत निर्गत संयोग जिस पर फर्म सकारात्मक निर्गत का उत्पादन करती है वो न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत बिंदु है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम पूर्ति वक्र पर जब नीचे की ओर चलते हैं तो अंतिम कीमत निर्गत संयोग, ठीक है, यानी कि कीमत और निर्गत यानी कि प्राइस और आउटपुट जहाँ पे कट कर रहा है, जहाँ पे आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे सकारात्मक निर्गत का उत्पादन करते हैं हम। वह न्यूनतम औसत परिवर्ती लागत बिंदु है, वो मिनिमम एवरेज आपका कॉस्ट लाइन है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लाइन है, जहाँ अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को काटती है, जहाँ पे क्या कर रहा है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जो है आपका मार्जिनल कॉस्ट जो है काट रही है। इसके नीचे कोई उत्पादन नहीं होगी, इसके नीचे मतलब और कोई उत्पादन नहीं हो सकती। यह बिंदु फर्म का अल्पकालीन उत्पादन बंदी बिंदु कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, शट डाउन पॉइंट कहते हैं। तथापि दीर्घकालीन स्थिति में उत्पादन बंदी बिंदु न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है। ठीक है, यानी हम क्या कह रहे हैं कि दीर्घकालीन स्थिति में अगर लॉन्ग रन में हम बात करते हैं तो उत्पादन बिंदु जो है, उत्पादन बंदी बिंदु जो है, यानी कि द शट डाउन पॉइंट जो है वो न्यूनतम दीर्घकालीन औसत लागत यानी कि जो आपका मिनिमम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ही है। ठीक है, आशा करती हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सामान्य लाभ तथा लाभ अलाभ बिंदु, यानी कि द नॉर्मल प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए इसको अच्छे से समझिएगा। लाभ के न्यूनतम स्तर को जो एक फर्म को इसके वर्तमान व्यापार में बनाए रखने के लिए आवश्यक है, मतलब किसी भी फर्म को अगर हम एक मतलब हमारा जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें अगर हम उसको एग्जिस्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो सामान्य लाभ कहकर परिभाषित करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि सामान्य लाभ जो है वो होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट जरूर होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन होनी चाहिए, तब जा करके हम किसी भी फर्म को जो है एग्जिस्टेंस कंडीशन में रख पाएंगे। एक फर्म जो सामान्य लाभ अर्जित नहीं करती है व्यापार में नहीं रह सकती है, जो कि नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाती है वो जो है मार्केट में नहीं रह सकती, एग्जिस्ट नहीं कर सकती वो फर्म। सामान्य लाभ यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट फर्म की कुल लागतों का एक भाग होता है। तो हम जानते हैं कि जो सामान्य लाभ है यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो जो है फर्म की कुल जो लागतें हैं यानी कि जो भी कॉस्ट है उसका एक भाग होता है। वह लाभ जो एक फर्म सामान्य लाभ से ऊपर अर्जित करती है, यानी कि जब सामान्य लाभ से ज़्यादा अगर हम लोग प्रॉफिट को अर्जित करते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं अधिसामान्य लाभ, यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है यहाँ पे हमें। ठीक है, वो कहलाती है कब, जब हम लोग क्या है एक फर्म जो है आपका ज़्यादा लाभ अर्जित करती है सामान्य लाभ से। दीर्घकाल स्थिति में यदि फर्म सामान्य लाभ से कुछ भी कम अर्जित करती है तो वह उत्पादन नहीं करती है, किंतु अल्पकाल में फर्म का लाभ यदि इस स्तर से कम है तो भी उत्पादन कर सकती है। कहाँ पे, शॉर्ट रन में। पूर्ति वक्र के जिस बिंदु पर एक फर्म केवल साधारण लाभ अर्जित करती है वो फर्म का लाभ अलाभ बिंदु कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। अतः न्यूनतम औसत लागत का वह बिंदु जिस पर पूर्ति वक्त दीर्घकाल औसत
वक्र जो है यानी कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र को काटता है और फर्म का लाभ अलाभ बिंदु कहलाता है, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। कहाँ पे वो ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है? जहाँ पे न्यूनतम औसत लागत जो हमारा मिनिमम एवरेज कॉस्ट है पूर्ति वक्र से जब वो कटती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आपका ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि लाभ अलाभ बिंदु। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आइए देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। इससे हमें 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा एक टॉपिक है। किसी कार्य की अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य से प्राप्त त्याग किया गया लाभ है, यानी कि अगर किसी कार्य से हमें लाभ मिल रहा है, अगर हम उसे त्याग करते हैं किसी और काम को करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत कहते हैं। कि हम रिस्क लेकर के किसी और चीज़ में लागत करते हैं, कॉस्ट इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि कॉस्ट लगाते हैं, ताकि हमें जो अभी मिल रहा है उसको छोड़ के हम आगे का जो है अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से भी समझ जाएगा, ये देखते हैं ज़रा। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं जिन्हें आप अपने पारिवारिक व्यवसाय में निवेश करने का निर्णय लेते हैं। आपके कार्य की अवसर लागत क्या होगी? यदि आप इस राशि का निवेश नहीं करते हैं तो आप या तो इसे घर की तिजोरी में रखेंगे जिसे आप शून्य प्रतिफल प्राप्त करेंगे, अथवा आप इसे बैंक 1 या बैंक 2 में जमा करेंगे, जिस स्थिति में क्रमशः 10% आपको बैंक 1 दे रही है इंटरेस्ट रेट, और बैंक जो 2 है वो हमें क्या दे रही है? 5% दे रही है आपका इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर। ठीक है, तो अतः वैकल्पिक क्रियाओं से जो अधिकतम लाभ अर्जित कर रहे हैं वो हम बैंक 1 से कर रहे हैं, क्योंकि ना हम घर में रख करके तिजोरी में रख करके अपने प्रतिफल को बढ़ा पाएंगे, ना ही बैंक 2 में प्रतिफल को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें इंटरेस्ट रेट कौन देगा? बैंक 1 देगा। घर में तिजोरी में रखेंगे तो 0 ब्याज दर, और बैंक बी में रखेंगे तो 5%। तो हमारे पास जो भी सबसे अच्छा अवसर कौन दे रहा है? हमें बैंक 1 दे रहा है, जो हमें 10% जो है आपका रिटर्न दे रहा है, इन्वेस्टमेंट मतलब ब्याज दर दे रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले ही कहा था कि हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने पारिवारिक व्यवसाय में निवेश करें। ठीक है, तो या तो आप अब 10% बैंक 1 वाला एक्सेप्ट करेंगे, या फिर अपने जो पारिवारिक व्यवसाय में है उसको निवेश करेंगे। तो परंतु यदि आप इस धन का अपने पारिवारिक व्यवसाय में निवेश करते हैं तो यह एक वैकल्प समाप्त हो जाएगा। मतलब जो बैंक 1 में हम लोग वैकल्प सोच रहे थे कि बैंक 1 में हम इसको डालने वाले हैं जिससे हमें 10% जो है रिटर्न मिलने वाला है, वो हमारा जो है समाप्त हो जाएगा। अतः आपके पारिवारिक व्यवसाय में धन निवेश करने की अवसर लागत बैंक 1 से प्राप्त ब्याज दर की राशि का त्याग है। अगर हम अपने घर के जो बिज़नेस है उसमें अगर हम अपना निवेश करना चाहेंगे तो हम क्या त्याग कर रहे हैं? बैंक 1 से जो हमें राशि ब्याज में मिलने वाली थी हम उसे त्याग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों त्याग किया हम लोगों ने? क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट करना था, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करना था अपने पारिवारिक बिजनेस में। आज हो सकता है कि वो मुझे जो बैंक है वो 10% रिटर्न दे रहा है, लेकिन अगर मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया निवेश करके तो हो सकता है कि वो 1000 रुपये 2000 बन जाए, यानी कि 100% रिटर्न हो जाए वो। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं? अवसर लागत कहते हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो चलिए आगे जरा देख लेते हैं। अब देखिए बाजार पूर्ति वक्र यानी कि मार्केट सप्लाई कर्व हम किसे कहते हैं। ठीक, तो बाजार पूर्ति वक्र वह निर्गत स्तर यानी कि एक्स एक्स पर अंकित दर्शाता है जिसका बाजार में सभी फर्मों समवर्ती विभिन्न बाजार मूल्यों वाई एक्स पर जो है आपका अंकित किया जाता है। एक्स एक्सिस पर हम लोग निर्गत स्तर को दिखाते हैं, और जो हमारे डिफरेंट बाजार जो मूल्य है यानी कि प्राइस है, यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो एक्स एक्सिस, और जो हमारा प्राइस है वो हमारा किस में दिखाएंगे? हम लोग एक्स वाई एक्सिस पे दिखाएंगे। ठीक है, पर सामूहिक रूप से उत्पादन करती है। अब आइए बाजार पूर्ति वक्र की किस प्रकार जो है व्युत्पत्ति की जाती है, ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देख लेते जरा इसका जवाब। मान लीजिए कि एन फर्मों वाली एक बाजार लीजिए। ठीक है, एक फर्म एन फर्म वाली एक बाजार लीजिए जहाँ पे अनगिनत जो है फर्म्स है। ठीक है, एन नंबर्स ऑफ फर्म्स है। ठीक है, मान लीजिए फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3 तथा इसी प्रकार के और भी बहुत सारे फर्म हैं। मान लीजिए बाजार कीमत P पर स्थिर है। ठीक है, जितने भी हम लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन पढ़ रहे हैं, सबका जो प्राइस होगा किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, जो कि स्थिर है। तब सामूहिक रूप से n फर्मों द्वारा उत्पादित निर्गत
यानी कि जो एन फर्म है जो उत्पादित कर रहे हैं आउटपुट को, यानी कि फर्म 1 की पी कीमत पर पूर्ति होगी, फर्म 2 की भी पी कीमत पर पूर्ति होगी। वो लोग सप्लाई कौन से कीमत पे करेंगे, प्राइस पे करेंगे, पी प्राइस पे, क्योंकि हम जानते हैं ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है और यहाँ पे हम लोग का जो प्राइस है वो हर फर्म को एक जैसा रखना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी फर्म्स है वो सारे जो है जो कीमत स्थिर करेगी पूर्ति के लिए, वो क्या करेगी, वो करेगी आपका पी। दूसरे शब्दों में कीमत पी पर बाजार पूर्ति जो है व्यक्तिगत फर्मों की दी हुई कीमत पर पूर्तियों का योग होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमें देखना है कि बाजार पूर्ति वक्र की ज्योमेट्रिक जो रचना करें जब बाजार में केवल दो फर्म हैं। हम लोग जो उसको ज्योमेट्रिकली दिखाएंगे, ये हम दो फर्मों के जो है मेल को ही दिखाएंगे यहाँ पे अपने थ्योरी को इजीली समझने के लिए। तो दोनों फर्म की विभिन्न लागत संरचनाएं हैं। यदि ऑब्वियसली बात है, दोनों फर्मों की जो कॉस्टिंग होगी वो अलग अलग होगी। यदि बाजार कीमत से कम है तो फर्म 1 कुछ भी उत्पादन नहीं करेगी। क्या है, अगर उसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, बाजार कीमत से कम है। ठीक है, अगर जो कॉस्ट उसको लग रहा है, अगर बाजार कीमत जो है उससे कम उसको मिल रहा है तो वो कभी भी उत्पादन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे कम बेच करके तो उसे लॉस हो जाएगा, क्योंकि उसको घर से पैसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्म 1 कुछ भी उत्पादन नहीं करेगी। यदि बाजार कीमत से कम है तो फर्म 2 भी कुछ भी उत्पादन नहीं करेगी। ये भी मान लीजिए कि अगर इससे अधिक करेगी तो क्या करेगी, वो उत्पादन करेगी। तो देख लीजिए, ये हम लोगों ने मार्केट जो है सप्लाई को दिखाया है। मार्केट सप्लाई किस प्रकार से होगी, हमेशा जानिए कि मार्केट सप्लाई तब पूरा हो सकता है जब कोई भी फर्म का जो कॉस्ट है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा होगा। मार्केट प्राइस से ज़्यादा नहीं होने से या फिर मार्केट प्राइस के बराबर भी नहीं होने से वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि उसको लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ए पैनल पे दिखा रहे हैं फॉर्म 1 का, बी पैनल पे दिखा रहे हैं फॉर्म 2 का और सी में दोनों के योग को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। रेखा चित्र 4.13 में पैनल ए में हमारे पास फॉर्म 1 की पूर्ति वक्र है जिसे S1 द्वारा दर्शाया गया है, देख पा रहे हैं आप। पैनल बी में हमारे पास फॉर्म 2 का पूर्ति वक्र है जिसे हम S2 के द्वारा दर्शा रहे हैं। रेखा चित्र 4.3 की पैनल सी बाजार पूर्ति वक्र को दिखा रही है, यानी कि जो हमारा पैनल सी है इसमें हम दोनों बाजारों को जो है योगफल को दिखा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कई सारे बाजार लेते तो उन सबके योगफल को हम लोग किसमें दिखाते हैं, आपका जो एकदम बाजार पूर्ति वक्र है उसमें दिखाते हैं, जो SM द्वारा दर्शाया गया है, जो मार्केट का पूरा सप्लाई को दिखा रहा है। जब बाजार कीमत P1 से कम हो तो तीनों फर्म वस्तुओं की किसी भी मात्रा का उत्पादन नहीं करती हैं, अतः ऐसी सभी कीमत के लिए बाजार पूर्ति शून्य होगी। ठीक है, क्योंकि वो उत्पादन ही नहीं करेगी। P1 की तुलना में अधिक अथवा समान बाजार कीमत पर परंतु P2 से कम बाजार कीमत पर केवल फर्म 1 ही वस्तु की किसी सकारात्मक मात्रा का उत्पादन करेगी। अतः इस श्रेणी में बाजार पूर्ति वक्र फर्म P1 फर्म जो 1 है पूर्ति वक्र के संपाती है। P2 के बराबर अथवा उससे अधिक बाजार कीमत पर दोनों फर्म के पास सकारात्मक निर्गत स्तर है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो P2 है उससे ऊपर जो भी हमारा उत्पादन होगा उसमें हमारा जो है क्वांटिटी भी हमें मिलेगा और वो सकारात्मक भी होगा। ठीक है, तो P2 लेवल पे जो है हम लोग जो है उससे अधिक पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन होगी वहाँ पे, फॉर्म 1 फॉर्म 2 दोनों करेगी। वहाँ पे हमें बाजार पूर्ति वक्र भी मिलेगा और क्वांटिटी भी समझ में आएगी, प्राइस क्या होगी वो भी पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि मार्केट जो हमारा मतलब बाजार पूर्ति वक्र क्या होगा, यानी कि मार्केट सप्लाई कर्व किस प्रकार से होगा या मार्केट सप्लाई कर्व को हम दर्शाएंगे किस प्रकार से। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ों को समझा है, तो एक बार और इसको देख लेते हैं ज़रा सा, थोड़े से इसको निष्कर्ष के रूप में हम लोग देखेंगे कि ध्यान रखिए कि बाजार पूर्ति वक्र बाजार में फर्मों की एक स्थिर संख्या के लिए प्राप्त किया गया है। जैसे जैसे फर्मों की संख्या में परिवर्तन आता है बाजार पूर्ति वक्र में भी शिफ्ट होता है। विशेष रूप से यदि बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि या गिरावट होती है तो बाजार पूर्ति वक्र में दाहिनी या बाएं ओर शिफ्ट होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर को पूरा किया है और एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज़ को रखिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी क्वेरीज़ को पूरा करूँ और
ऐसे ही वीडियोस पे बने रहें, आगे और भी वीडियोस आपके लिए इम्पोर्टेंट आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आप ऐसे आगे वीडियोस में बने रहें। इस चैप्टर में कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट को लिख के हमें अपने डिफ़िकल्टीज़ को बता सकते हैं। और प्लीज़ डोंट forget to click on the like, subscribe and on the bell button.